हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहेगा लेक्चर नंबर 42 ऑफ GK PY की सीरीज़ पार्ट 3, यानी इस वीक का हमारा पहला GK PY की सीरीज़ का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड दैट इज़ अष्टध्यायी एज अ संस्कृत ट्रीटीज ऑन ग्रामर रिटन इन दी 6th to 5th century BC बाई होम। तो अष्टध्यायी जो कि संस्कृत ग्रामर की बुक है, ये किसने लिखी? तो ये लिखी पनीनी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। ऐसे ही एक तमिल ग्रामर की बहुत ही फेमस बुक है एंड उसका नाम है तोलका पीएम। तोलका पीएम जो कि सेकंड संगम में कंपाइल की गई थी, राइट। विश्वामित्र जी की अगर बात करें तो इन्होंने कंपोज किया था काफ़ी सारे टेक्स्ट ऑन द थर्ड मंडल। हमें पता है कि जो ऋग्वेद है उसमें टोटल 10 मंडल है, उसमें जो तीसरा मंडल है उसमें कई सारी चीज़ें हैं, इंक्लूडेड आपका गायत्री मंत्र, तो वो इन्होंने ही लिखा था, गायत्री मंत्र। पतंजलि की अगर बात करें तो महाभाष्य इन्होंने लिखी थी। महाभाष्य किसके टाइम पे लिखी थी? पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे, जिसने कि लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी को हराया था, जिसका नाम था बृहद्रथ। फिर अगर हम बात करें, ऐसे एक हमारी बुक है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी जो कि कश्मीर पे लिखी बेस्ड बुक है आपकी, एंड इट वाज रिटन बाय काल्हान। के से काल्हान याद रखना आपको, और के से कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, डैश एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। तो किसका एडमिनिस्ट्रेशन अकबर के लिए एक हम बोल सकते हैं कि प्रेरणा बना, या फिर उसी पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो किया अकबर ने भी? शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर चंगेज़ खान? तो अगर आप ध्यान से थोड़ा सा एनालाइज करें तो अकबर का फादर कौन था? हुमायूं, राइट। और हुमायूं को किसने हराया था? 2 बार, 2 बैटल्स में शेरशाह सूरी ने। एक तो 1539 में बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चौसा 1539 में, और दूसरा बैटल हुआ था 1540 में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बिलीग्राम। दोनों बैटल्स में हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने, और इसी का ही मॉडल अकबर ने फॉलो किया था। जैसे कि शेरशाह सूरी ने, आपको पता होना चाहिए इसके एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो मल्टीपल उसमें डिवाइडेड था। जैसे कि अगर हम बात करें फाइनेंस, इसके लिए अलग ऑफिसर होता था जिसको हम बोलते थे दीवाने वजारत। में इन शॉर्ट वजारत लिख रहा हूँ, ठीक है। दीवाने आपका जो दीवाने अरीज़ होता था वो मैनेज करता था किसको? दीवाने अरीज़ मैनेज करता था आर्मी को, ठीक है। दीवाने जो आपका रिसालत होता था, ठीक है, दीवाने रिसालत ये मैनेज करता था आपकी किसको? फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन अफेयर्स। एंड जो दीवाने इंशा होता था आपका, दैट यूज टू मैनेज जो आपका कम्युनिकेशंस होता था, ठीक है। तो ये पूरा जो डिपार्टमेंट, इस तरह का जो सिस्टम था वो अकबर ने अडॉप्ट किया। अकबर की अगर बात करें तो आपको क्या क्या चीज़ें याद आनी चाहिए कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी सिटी को बिल्ड किया था, फिर उसको कैपिटल बनाया था, बुलंद दरवाज़ा बनाया था आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, और फतेहपुर सीकरी की जो सिटी इस्टेब्लिश करी थी वो, क्योंकि ये जो हुमायूं है ये मतलब इसके अकबर के कोई बेटा नहीं हो रहा था सर, ठीक है। तो अकबर के एक गुरु थे जिनका नाम था शेख चिश्ती, सलीम चिश्ती। तो उन्होंने अकबर को बोला था कि ठीक है, यू विल बी ब्लेस्ड बाई अ बेबी बॉय, और फिर इनका बॉय हुआ जिसका नाम था जहांगीर। तो वो आपको पता होना चाहिए। एंड अकबर ने कब से कब तक रूल किया? तो हमें पता है कि 1556 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जब अकबर की 13 थी एज, से लेके रफली 1605 तक अकबर का रूल रहा था। जोधा बाई या फिर हकरा बाई जो है इनकी, सॉरी नॉट हकरा, हरका बाई जो है इनकी वाइफ का नाम था। अकबर ने आपका मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे मनसब यानी कि एक रैंक अलॉट की जाती थी, ठीक है। एंड अकबर से आप क्या रिकॉल कर सकते हैं कि भाई इसने दीन इलाही नाम का एक नया रिलीजन सेटअप किया था। इसके कोर्ट में नवरत्नस थे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सही आंसर बात करें तो शेरशाह सूरी हो जाएगा, ठीक है, जिसका मौसोलियम यानी कि जिसका मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इसने जो करेंसी इंट्रोड्यूस की थी उसका नाम क्या था? रुपी नाम था, ठीक। बाकी जो रूलर्स लिखे हुए हैं जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके रिगार्डिंग भी आप अपने दिमाग में चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि इसको क्यों वाइजेस्ट फूल बोलते हैं? जो उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की, कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली टू दौलताबाद, देन उसने फिर क्या किया? कुराचिल और जो खुरासान एक्सपेडिशन है वो उसके फेल्ड एक्सपेडिशन में एक थे, ठीक है। जैसे खिलजी की अगर बात करें, अलाउद्दीन खिलजी का रेन स्टार्ट होता है 1296 AD से लेके 1316 AD तक इसका रूल चलता है। एंड इसने जैसे कि क्लॉथ मार्केट सेटअप किया, सराय आदिल जिसको बोलते थे,
ग्रेन मार्केट सेटअप किया जिसको शहनाई मंडी बोलते थे। इसने 3 टाइप के टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे घरई विच वॉज अ हाउस टैक्स, चरई विच इज़ अ पास्टोरल टैक्स एंड जजिया विच वॉज द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। एंड चंगेज़ खान से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब चंगेज़ खान मतलब यहाँ पे अटैक कर रहा था, वैसे तो इंडिया में पूरी तरह से इसने अटैक नहीं किया, तो उस समय रूलर कौन था इंडिया में, कौन दिल्ली सल्तनत का रूलर था, तो इट वॉज इल्तुतमिश। जब चंगेज़ खान जो है यहाँ पे इंडस रिवर क्या जो अलॉन्ग है वो घूम रहा था, पूरी तरह से फुल इनकर्जन इसने इन्वेजन नहीं किया इंडिया में, बट फिर भी थोड़ा बहुत इसका यहाँ पे था इंडियन इंडस रिवर के आसपास, तो इल्तुतमिश यहाँ पे रूल कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट व्हेन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, क्या क्या हमने पढ़ा है, इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, पहली चीज़ तो ये पढ़ी है। देन हमने ये पढ़ा है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, कॉमन में आप बताएंगे। नेशनल इनकम हमने ये पढ़ा है कि इसको रिप्रेजेंट करने के 8 एग्रीगेट्स होते हैं, इसको निकालने के 3 तरीके होते हैं, वैल्यूएडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, फिर हमें पता होना चाहिए कि इसके 8 वो एग्रीगेट्स क्या क्या होते हैं, वो हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो पढ़ा था जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और फिर हमने ये पढ़ा था कि एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये दो, और इन दो से हमने सारे बना लिए थे, फिर इसी से हमने सारे बना लिए थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। ये क्या होता है जीडीपी, मतलब जल्दी जल्दी रिकॉल करिए बिकॉज पढ़ चुके हैं सब। तो कितना वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरी प्रोड्यूस हो रहा है, ये है कि किसी कंट्री के नेशनल्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैल्यू कितने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसमें हमें पता होना चाहिए कि हम इंटरमीडिएट गुड्स दैट इज सेमी फिनिश्ड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग। फिर अगर मान लो कि हमें इसमें से ग्रॉस से नेट चाहिए, ग्रॉस से नेट चाहिए तो कुछ नहीं, तुम डेप्रिसिएशन को घटा दो, तुम्हें ग्रॉस से नेट यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगेन तुम्हें ग्रॉस से नेट चाहिए तो तुम अगेन डेप्रिसिएशन घटा दो तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तुम्हें ग्रॉस का ग्रॉस ही रखना है, डोमेस्टिक का तुमने नेट कर दिया, अगर ये करना है तो तुम्हें क्या करना है, NFIA जोड़ देना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देना। कितने इंडिकेटर्स हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। अब ये 4 हैं सारे मार्केट प्राइस पे, ये 4 हैं सारे मार्केट प्राइस पे, ये कितने किस पे, मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। अगर तुम्हें चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे तो क्या करना होता था, फैक्टर कॉस्ट में फैक्टर कॉस्ट निकालना था तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देना होता था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे घटा देना होता था आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबट्रैक्ट कर देना होता था। तो ये जो मार्केट प्राइस है से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब आप घटाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला। तो जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी हो जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही 4 आपके सिमिलरली फैक्टर कॉस्ट के बन जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे टोटल। कभी आपसे पूछ ले कि ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर निकालना है बेसिक प्राइसेस पे, एट बेसिक प्राइसेस, तो क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होता है उसमें से आपको प्रोडक्ट टैक्स घटा देना होता है, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडीज़ को। ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स जोड़ना है, प्रोडक्ट का जो सब्सिडी है उसको जोड़ देना होता है। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया तो इसको अलग से नोट कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। देन जीडीपी से सोच सकते हैं भाई, 2 तरह की जीडीपी होती हैं, एक नॉमिनल होती है जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। जो नॉमिनल जीडीपी होती है करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है, जो रियल जीडीपी होती है कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है। रियल जीडीपी जो होती है इसमें एक बेस ईयर लेते हैं, बेस ईयर 2011-12 रखा गया है। हमारा एक जीडीपी डिफ्लेटर करके भी होता है, यानी कि जिसको स्फीति कारक भी बोलते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी द स्टार शेप टेम्पल्स वो बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तारे के आकार के मंदिर किसके शासन काल के दौरान बनवाए गए थे। तो तारा मतलब इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इसका जो शेप है थोड़ा सा पूरा देखेंगे तो इस तरह से बनेगा तारे के शेप का, और ये बनवाया था होयसाल डायनेस्टी ने। होयसाल डायनेस्टी ने, चालुक्य में हम लोगों ने इतना पढ़ा था, कहीं बताया मैंने तुमको इस तरह से स्टार शेप्ड कुछ। चालुक्य डायनेस्टी ने तो भाई क्या किया था, जो नॉर्थ इंडिया का नगर स्टाइल था और साउथ इंडिया का द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो उसको मर्ज करके वेसर स्टाइल बना दिया था चालुक्य डायनेस्टी ने। चालुक्य डायनेस्टी ने कहाँ से रूल किया था, यहाँ पे रूल किया था बादामी के चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य, इनकी कैपिटल थी वेंगी के चालुक्य बोलते हैं, वेंगी कैपिटल थी इनकी, वातापी थी, और इन्हीं की जगह थे लेटर चालुक्य आ जाए थे जिनकी कैपिटल क्या थी, कल्याणी थी। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होयसाल की। अगर बात करें इनकी क्या कैपिटल हुआ करती थी, तो इनकी एच से होयसाल, एच से हाले बीडू, हाले बीडू इट्स ऑल्सो नोन एज द्वार समुद्र। ठीक है, द्वार
समुद्र। इनका फाउंडर कौन था इनकी डायनेस्टी का? तो इनकी डायनेस्टी का फाउंडर था नृपा कामा टू। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है बट देख लीजिए एक बार, नृपा कामा टू इनके फाउंडर थे डायनेस्टी के। अब ये स्टार शेप टेम्पल कौन कौन से थे? तो दो टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे तीन बता दूंगा लेकिन हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट। चेन्ना केशव वाला इंपॉर्टेंट है, चेन्ना केशव टेम्पल, एंड होयसालेश्वर टेम्पल। कमेंट में आप बताएंगे किस स्टेट में है ये। ठीक है, होयसालेश्वर टेम्पल। और एक और नोट कर लीजिए, दैट इज़ जैसे चेन्ना केशव ना, तो केशव एक है। ठीक है, केशव टेम्पल, ये ध्यान रखना, चेन्ना केशव और होयसालेश्वर टेम्पल। अच्छा, चालुक्य में हमने क्या क्या पढ़े थे? तो चालुक्य में हमने पढ़े थे, एक तो पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल है, जहाँ पट्टाडक्कल में टेम्पल है ये। ठीक है, कर्नाटक वाले रीजन में। तो उसमें हमारा एक सबसे फेमस है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष जो भगवान शिव पे बेस्ड टेम्पल है, तो विरूपाक्ष एक तो मंदिर है। एंड अयहोल में हमारे कुछ टेम्पल हैं, जैसे कि एक तो लडखान टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल, वो याद आ रहा? दुर्गा टेम्पल इस तरह से एप्साइडल प्लेन पे जो बना हुआ है ना, एप्साइडल प्लेन पे बना हुआ है, वो दुर्गा टेम्पल था। लडखान टेम्पल हमने पढ़ा था। हमने रावण फाड़ी केव्स पढ़ी थी। ठीक है, रावण फाड़ी केव्स। और कोई जो यहाँ पे नया स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, इसलिए इतनी हम लोग स्पीड पे कर रहे हैं। तो आप लेक्चर 1 से प्रोसीड करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं देखता रहता हूँ कमेंट्स की, सर इतना स्पीड में बताइए, थोड़ा सा स्लो बताइए। तो ये हम लोग सारी चीज़ें कर चुके हैं, बस हम रिवाइज कर रहे हैं, अपने एंड में हैं। ठीक है, हम 50 लेक्चर्स करेंगे, 42nd नंबर ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये है हमारा एक तो पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। लडखान टेम्पल, रावण फाड़ी केव्स हो गई आपकी, एंड दुर्गा टेम्पल हो गया। ये सारे चालुक्य डिनेस्टी ने बनवाए थे वेसर स्टाइल में। चालुक्यास के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि चालुक्य के बहुत ही एक फेमस रूलर थे पुलाकेसिन टू, जिनके टाइम पे कोर्ट पोएट थे रविकृति, जिन्होंने अयहोल पिलर इंस्क्रिप्शन बनाया था। याद आ रहा आपको? पुलाकेसिन टू ही नहीं, किसको हराया था? महेंद्र वर्मन वन, जो पल्लव रूलर थे। फिर उनके बेटे नरसिम्हा वर्मन वन ने बदला लिया, पुलाकेसिन टू को मारा और वातापी कोंडा का टाइटल लिया, क्योंकि वातापी चालुक्या की राजधानी थी इसलिए। और पल्लव नहीं, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था साउथ इंडिया में। और चोलास के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि उर और सभा असेंबली हुआ करती थी। उर होती थी किसकी? उर होती थी हम बोल सकते हैं कि कॉमन पीपल की। ठीक है, और जो सभा होती थी वो लर्नेड ब्राह्मण्स की असेंबली हुआ करती थी। इनके लैंड डोनेशंस हमें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे शाल भोग स्कूल को किया गया डोनेशन, जो देवदान होता था वो टेम्पल्स को किया गया, ब्रह्मदेव होता था जो ब्राह्मण्स को जो दान किया जाता था, पल्ली छंगम होता था जो जैन मॉन्क्स को जो डोनेट की जाती थी लैंड, उसको बोलते थे पल्ली छंगम। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और चालुक्य, अर्ली चालुक्य भी थे, लेटर चालुक्य भी थे। लेटर चालुक्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके फाउंडर कौन थे? करई काल जिनके फाउंडर थे। ठीक है, और जो लेटर चालुक्यास इनके फाउंडर थे विजयलया। ठीक है, और फिर हमने इनके टेम्पल्स देखे थे, बृहदेश्वर टेम्पल एट बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, जिसको कि हम राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं, बिकॉज उसको राजा राजा वन ने बिल्ड किया था। बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगईकोंडा चोलापुरम, एंड ऐरावतेश्वर गंगईकोंडा चोलापुरम में किसने बिल्ड किया था? राजेंद्र द फर्स्ट ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाई, तो किससे इंस्पायर्ड है? ये तो एकदम बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से? यूएसएसआर से। यूएसए से क्या लिया हमने? एक तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लिए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गई, एंड जुडिशल सुप्रीमेसी, ये दोनों चीज़ हमने यहाँ से ली है यूएसए से अगर बात करें। एंड जुडिशल रिव्यू यहाँ से लिया हमने। ठीक है, जुडिशल रिव्यू। और जुडिशल रिव्यू आप कमेंट में बताएंगे किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है। ठीक है, चलो मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ, 127, 137, 143, बताइए, 3 ऑप्शन आपके लिए। ठीक है, एंड देन यूएसए से हमने क्या लिया है? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट लिया है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लिया है। फ्रांस से अगर बात करें तो यहाँ से हमने प्रिंसिपल्स लिए हैं किसके? यहाँ से प्रिंसिपल्स लिए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के। जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं वो हमने यूएसएसआर से लिए हैं, जो प्रियम्बल में हमारे मेंशन है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप 5 तरह की, इक्वालिटी 2 तरह की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी 1 तरह की, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल 3 तरह की। तो ये जस्टिस के प्रिंसिपल हमने यूएसएसआर से लिए हैं। कनाडा से क्या लिया है? पिछले लेक्चर में देखा था, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सी से कनाडा, सी से सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। रेजिडुअरी पावर्स जो है रेस्ट ऑन द सेंटर, ये हमने कनाडा से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, जहाँ जहाँ सेंटर आ रहा है, बाय कनाडा। ऑफिस ऑफ गवर्नर तो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जिससे हमने ज़्यादातर अपने चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ली हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ
गवर्नर्स इन दी स्टेट बाय द सेंटर, ये हमने लिया है कनाडा से। सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने यहाँ से ली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। एफडीज़ की अगर बात करें तो सारी चीज़ें रिकॉल करो। 42nd अमेंडमेंट, सरदार सोरेन सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, 10 ड्यूटीज़ ऐड हुई। कुछ ड्यूटी जो रिकमेंड करी थी सरदार सोरेन सिंह ने नहीं ऐड हुई, जैसे टैक्स पे करना एक ड्यूटी होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी को जस्टिसिएबल बनाओ कि अगर कोई ना फॉलो करे तो उसको एकदम सजा दो, वो भी हमने इंक्लूड नहीं किया। एंड बाद में लास्ट में 86 अमेंडमेंट से हमने 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की, जिसमें कि गार्जियंस को ड्यूटी दी गई कि अपने 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। एंड जो हमारी 10 ड्यूटीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वो हमने याद करी थी A B C D में कौन कौन सी है, कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी, पार्ट नंबर 4A में, एंड कौन से आर्टिकल में ऐड हुई 51A में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और ये नॉन जस्टिसिएबल है अभी करेंटली। डीपीएसपी जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, नहीं जो पार्ट 4 हैं, जिनको कि हम जिनको कि हम नॉन जस्टिसिएबल राइट्स के नाम से भी जानते हैं, वो भी नॉन जस्टिसिएबल है। बट फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है। प्रियम्बल भी आपका नॉन जस्टिसिएबल है। प्रियम्बल भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से ही लिया, ध्यान रखना। प्रियम्बल भी कहाँ से इंस्पायर्ड है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स आर मेंशन्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 368। तो अनुच्छेद 368 के तहत, ये भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं कि 368 के तहत 2 तरह के ही सिर्फ अमेंडमेंट आते हैं। वैसे तो अगर हम बात करें जो अमेंडमेंट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जो संशोधन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाता है, अमेंडमेंट का मतलब है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में जब आप कोई चीज़ ऐड करते हो, डिलीट करते हो, या फिर कुछ भी उसमें थोड़े से चेंजेस करना, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो एक तो होता है जो साधारण बहुमत से हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, एक तरह का अमेंडमेंट। एक होता है जहाँ पे आपको स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत की नीड होती है। एक होता है जहाँ पे आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए होता है। यानी स्पेशल मेजोरिटी तो लो ही पार्लियामेंट में, संसद में, क्योंकि अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है वो सिर्फ हमारा पार्लियामेंट कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास सिर्फ एक तरह का ये जो अमेंडमेंट होता है, इसमें बस थोड़ी बहुत पावर ये होती है कि आपको जब कुछ प्रोविजंस होते हैं, अब ये है क्या, तो जैसे कि अगर मान लो कि मुझे कोरम में कुछ चेंज करना है। कोरम का मतलब क्या होता है, गणपूर्ति जिसको बोलते हैं, कि 1/10 मेंबर होने ही चाहिए हाउस में, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी है, जैसे कि स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा, वो उसको एडजॉर्न कर देगा हाउस को। सिंपल मेजोरिटी में आता है कि हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना, क्रिएट करना, ये भी सिंपल मेजोरिटी में आता है। आर्टिकल 3 और 4 में जो चेंजेस करना, सॉरी आर्टिकल 2 एंड 3 में जो चेंजेस करना, क्योंकि आर्टिकल 4 क्या बोलता है, यही बोलता है कि आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत जो आप चेंजेस करोगे वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल मेजोरिटी वाला आर्टिकल 368 के अंडर आता ही नहीं। आर्टिकल 368 के तहत तो अमेंडमेंट सिर्फ इनको ही डील किया जाता है, इसको नहीं डील किया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी सिंपल मेजोरिटी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोरम हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, शेड्यूल नंबर 2, 3, इन सब को अगर अमेंड करना है तो सिंपल मेजोरिटी की नीड होती है। स्पेशल मेजोरिटी की नीड कहाँ होती है, फंडामेंटल राइट्स। याद आ रहा है आपको आर्टिकल नंबर 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई कोई भी चेंज अगर करना है फंडामेंटल राइट में तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही है। ये आर्टिकल 35 चीख चीख के ही बोलता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी थ्रू आउट द कंट्री। डीपीएसपी में कोई चेंज करना है, फंडामेंटल ड्यूटी में कोई चेंज करना है, तो वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा। अब देखो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये इसमें जो इस वाले बबल के अंदर जो प्रोविजन है वो स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए आपको पार्लियामेंट में। आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से, 28 राज्य हैं भारत में, तो एटलीस्ट 14 से आपको रैटिफाई करवा लेना है, बस उनसे सहमति ले लेनी है, बस उनसे सिंपल मेजॉरिटी से पास करवा लेना है। पार्लियामेंट में स्पेशली चाहिए बट वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी। जैसे कि हमारा जीएसटी जो बिल आया था, तो उसमें क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर से इसका लेना देना था, फेडरल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा था, चेंजेस कर रहा था, इसलिए फेडरल का मतलब आप समझ गए होंगे अभी तक कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन। इज दैट क्लियर? तो जीएसटी में क्या था कि भाई स्टेट को कि तुम ज़्यादा टैक्स मत लगाओ, एक देश एक टैक्स करते हैं और जो भी टैक्स का कलेक्शन होगा वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो उसमें स्टेट की भी रैटिफिकेशन चाहिए थी। मान लो कल को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चेंज कुछ लाना है तो भी यहाँ पे रैटिफिकेशन की चाहिए। मान लो शेड्यूल नंबर जो 7 है, अनुसूची नंबर 7 है, याद करो, यूनियन स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो अगर सब्जेक्ट इधर उधर से कुछ करने सब्जेक्ट्स को, अगेन रैटिफिकेशन चाहिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स की। आर्टिकल 368 खुद इसके अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई सोचो ये डब्बा है, ठीक, और डब्बे में सोना है,
लेकिन डब्बे की तुम सलामत कर नहीं रहे, डब्बे में तो लगा एकदम भयंकर वाला लॉक, लेकिन डब्बा सुरक्षित नहीं, डब्बा रोड पे पड़ा है। हैं तो ये कैसा सिक्योरिटी हुआ भाई? डब्बा कोई ले जाएगा, तोड़ेगा कहीं कहीं से, डब्बे को निकाल लेगा सब कुछ। तो इसलिए आर्टिकल 368 को खुद इसके अंदर रखा गया है। ठीक, तो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट सिर्फ 2 आते हैं। अमेंडमेंट से याद करो, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिए हमने, बोरो किया अमेंडमेंट प्रोसीजर को। पार्ट नंबर 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है ये। इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, प्रेसिडेंट में इसको अपनी असेंट देनी ही होती है। ये पर्टिकुलर 24th अमेंडमेंट ने ये चीज़ बोली थी, पहले मैंडेटरी नहीं था इस तरह का अमेंडमेंट में कोई भी बिल को रैटिफाई करना, प्रेसिडेंट वहाँ पे वीटो पावर का यूज़ कर सकता था। अगर आपको याद आ रहा हो वीटो पावर के बारे में, 3 तरह के वीटो पावर होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, और कमेंट में आप बताएंगे कौन से आर्टिकल में। एब्सोल्यूट वीटो होता है, सस्पेंसिव वीटो होता है, और पॉकेट वीटो होता है। एब्सोल्यूट में एकदम खारिज कर दिया, मना कर दिया एसेंट देने से। सस्पेंसिव में बिल को रिटर्न कर देता है प्रेसिडेंट, और पॉकेट वीटो में बिल पे कोई एक्ट ही नहीं करता है। सब ऑर्डिनरी बिल के केस में, साधारण विधेयक के केस में तीनों वीटो अवेलेबल होते हैं। किसको? जो हमारा प्रेसिडेंट होता है। लेकिन सस्पेंसिव वीटो मनी बिल, धन विधेयक के केस में नहीं होता है, जो कि आर्टिकल 110 हमारा बात करता है मनी बिल की। और कोई भी वीटो अमेंडमेंट वाले बिल पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अमेंडमेंट में नो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन, कोई संयुक्त बैठक का प्रोविजन इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन द गेम ऑफ आइस हॉकी, आइस हॉकी के खेल में ड्यूरिंग नॉर्मल प्ले, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑन द आइस एट एनी वन टाइम टू कम्पीट? आइस हॉकी जब जो गेम होता है उसमें एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो 6 होते हैं आइस हॉकी में। जो नॉर्मल हॉकी होती है 11 होती है। और अभी तुम्हें पता होना चाहिए, पक्का क्वेश्चन पूछेगा, एंड दैट इज हॉकी का जो शॉर्ट फॉर्मेट होता है हॉकी 5S, इसका आज तक वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। तो पहला ही वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था ओमान की कैपिटल मस्कट में, जहां पे मेन और विमेन दोनों में ही नेदरलैंड्स की टीम ने बाजी मारी। ठीक है, और विमेंस जो हमारी टीम है, इंडिया की टीम, वो फाइनल्स में पहुंची थी, यानी फाइनल्स से नेदरलैंड से हमारे थे। विमेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ था। अच्छा, इसी तरह एक हमारा था पोलो। पोलो में होते हैं 4 प्लेयर, लेकिन जो वाटर पोलो होता है उसमें कितने होते हैं? वाटर पोलो में होते हैं 7 प्लेयर। यही खेलते वक्त किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कि चौगान, इस पोलो को चौगान के नाम से भी जाना जाता था, तो उसमें उसकी मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी। ठीक है, और बाकी सारी बॉल्स में तो आपको पता ही है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, है ना। Which of the following is correct regarding the heating of the air? It expands or occupies more space, it becomes heavier on heating. तो heating of air भी पे क्वेश्चन है। अब आप जब एयर को हीट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं इवापोरेशन के लिए, वाष्पीकरण के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं? आप सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दो, आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दो, था कि नहीं? तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे आप क्या कर रहे हैं? जो एक तरह से पानी है, जो लिक्विड है, आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। व्हेन यू विल सप्लाई हीट, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ तो बात एयर की हो रही, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर जब इसको सप्लाई करते हैं हीट, तो क्या होता है? ये लाइट होता है, एंड ये जो है वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या फेवरेबल कंडीशन होती हैं कि और जो आपकी विंड स्पीड है वो तेज़ होनी चाहिए, जो आपकी ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, वो कम होनी चाहिए। इसको ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करते हैं? हम हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी को। हीटिंग ऑफ एयर, जब आप एयर को हीट करेंगे, जब उसको गर्म करेंगे, तो वो उठेगी, राइज होगी। और जहाँ पे भी ये हीटिंग ऑफ एयर होगी, वहाँ पे किस तरह का प्रेशर क्रिएट होगा? लो प्रेशर, यानी कि निम्न दाब क्रिएट होगा। आसपास जहाँ पे भी रिलेटिव हाई प्रेशर होगा, तो वो हाई प्रेशर की विंड यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगी, और इसी वजह से विंड चलती। तो विंड कब चलती है? व्हेन देयर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस, जब दाब में अंतर होता है, तो विंड हाई प्रेशर से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इस गैप, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए वो यहाँ से भागती है। ठीक है, तो विंड हमेशा हाई से लो की तरफ चलती है। तो इट एक्सपैंड और ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, बिल्कुल बात सही है। जब आप एयर को हीट करेंगे तो एक्सपैंड होगी। एंड क्यों? क्योंकि जब आप एयर को हीट कर रहे हैं ना, तो एयर के बीच के वैसे पार्टिकल्स वैसे ही वो दूर दूर हैं। ठीक है, एयर में वो दूर दूर हैं, गैस में हमें पता है। तो पता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ लग रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड में, थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और गैस में और कम होता है। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन दी मॉलिक्यूल सबसे कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, यहाँ थोड़ी ज़्यादा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा। बट फिर भी अगर आप इसको और हीट करेंगे तो और दूर दूर भागेंगे, यानी और एक्सपैंड करेंगे, एंड विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। इट बिकम्स हैवियर ऑन हीटिंग। नहीं भाई, हैवी होती तो ये राइज थोड़ी ना करती। वार्म एयर जो होती है हमेशा राइज करती है, हमेशा उठती है।
और तभी ये जो कोल्ड विंड होती है ये हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड विंड है। कोल्ड विंड क्योंकि कोल्ड विंड डेंस होती है, भारी होती है, तो सिंक करती है, और सिंक करती है तो प्रेशर लगाती है, तो हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा ओनली 1। यहाँ से ना आप बहुत सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं रिकॉल करने के लिए कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमने विंड सिस्टम पढ़ा था ये क्या होती हैं हमारी, जल्दी से बताओ। ये होती है हमारी ईस्टर्लीज। ये क्या है हमारी नॉर्थ ईस्टर्लीज, ये है साउथ ईस्टर्लीज। जहाँ मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, आई टी सीजर इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। इसी रीजन को डोलड्रम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपकी चलती हैं क्या, यहाँ पे चलती हैं आपकी वेस्टर्लीज, क्योंकि ये वेस्ट से ब्लो हो रही हैं, दैट इज़ वाई। ऑलराइट, फिर आप लोकल विंड्स को रिकॉल कर सकते हो, जैसे इंडिया में लू विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस, ये ब्लो होती है। चिनूक ब्लो होती है कहाँ पे, जिसको स्नो ईटर बोलते हैं, यूएसए में। वार्म विंड्स बहुत सारी ब्लो होती हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे याद करो अफ्रीका में। ये कौन सी थी, ये आपकी थी हरमट्टन। ये कौन सी थी, सिरोक्को। ये कौन सी थी, खमसिन। राइट, तो ये सारी हमने लोकल विंड्स भी पढ़ी थी। और यहाँ पे आल्प्स माउंटेन आपको दिख जाएंगे, तो आल्प्स माउंटेन में बोरा एंड मिस्त्राल, ये तो सारी क्या है, वार्म विंड्स है। चिनूक भी वार्म विंड्स है। जो बोरा और मिस्त्राल है सब पढ़ चुके हैं। बोरा एंड मिस्त्राल कैसी हैं, ये कोल्ड विंड्स हैं। और ये मैंने आपको याद भी कराया था किस तरह से भाई सर्दियों में हम बोरा उड़ाते हैं ना, जो जानवर होते हैं तो सर्दियों में उड़ाते हैं, तो बोरा ठंडी विंड है, मिस्त्राल भी आपकी ठंडी विंड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। तो ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है कब बनी थी, 1905 में। ये ब्रेन चाइल्ड था गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। ऐसे ही हमारा एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था, ये कब बना था। एंड इसी तरह हमारा एक पूना सार्वजनिक सभा बना था, पूना सार्वजनिक सभा। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हमारा 1866 1866 बना था। किसने बनवाया था, दादा भाई नरोजी जी ने। याद करिए, फर्स्ट पॉवर्टी लाइन, फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन एमपी रस्त गोफ्तार, पॉवर्टी लाइन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रस। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा अगर बात करें, एमजी राणा डे, एमजी राणा डे कब बनाया था इन्होंने, ये बनाया था 1870 में पूना सार्वजनिक सभा। अंबेडकर जी की अगर बात करें तो इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया था 1942 में। इन्होंने किताब भी लिखी थी एंड दैट वाज एनिलेशन ऑफ कास्ट। ये अभी झारखंड का पीसीएस हुआ था, उसमें पूछा गया था कुछ 2-3 क्वेश्चन लास्ट में मैंने लिए भी हैं इसके, एनिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक, चितरंजन दास ने क्या बनाया था, इन्होंने चितरंजन दास की अगर बात करें स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब किया था, 1923 में। किसके साथ मिलके किया था, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके किया था। चितरंजन दास पहले प्रेसिडेंट बने थे स्वराज या फिर ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू उनके सेक्रेटरी बने थे। स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ था, जिनको इनको प्रो चेंजर्स के नाम से जाना जाता था, बिकॉज 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी 1922 को, जहाँ पे आपको पता है क्या इंसिडेंट था। गोरखपुर का एक विलेज था जहाँ पे पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। वापस लेने के बाद कांग्रेस 2 सेक्शन से बट गया था कि भाई हम काउंसिल्स का बॉयकॉट कंटिन्यू करें या ना करें। जो कंटिन्यू करने को बोल रहे थे उनको बोला जा रहा था नो चेंजर्स, कि भाई वैसे जो से चल रहा है चलने दो। और जो बोल रहे थे नहीं इसको जो काउंसिल्स में एंट्री उसको ख़त्म, काउंसिल में बॉयकॉट को ख़त्म करते हैं, काउंसिल में एंट्री करते हैं विद एन एम टू एंड और मेंड दी काउंसिल, उनको प्रो चेंजर्स बोला गया। इनको नो चेंजर्स, इनको प्रो चेंजर्स बोला गया। प्रो चेंजर्स ने अपनी स्वराज पार्टी बनाई, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इसमें अजमल खान भी इंक्लूडेड थे। ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माइनर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। अब इंडिया में कई सारे इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। अब इन इंडस्ट्रियल रीजन्स को हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, मेजर और माइनर, ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई किस लेवल पे ये ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल रीजन कहीं पे भी होगा तो किन 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 फैक्टर्स पे होगा, ये क्वेश्चन हम पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा ढंग से कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो जिस भी चीज़ की इंडस्ट्री है, जिस भी चीज़ का वो इंडस्ट्रियल रीजन है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की सप्लाई कैसी है, प्लस वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा कैसी है। ठीक, तो रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्ट दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं, मतलब सिर्फ 2 चीज़ें नहीं बट प्राइमरली 2 चीज़ें होती हैं ये। तो इसमें मेजर की अगर हम बात करें तो मेजर कौन कौन से हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं, तो एक तो आपका पहले इसी में देख लेते हैं। ठीक है, एक तो आपका हुगली रीजन है, जिसको कि हम जानते हैं बंगाल हुगली या फिर कोलकाता हुगली रीजन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका कोल माइंस के लिए फेमस है। कोल माइंस जैसे कि रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, ये सब आपका कोलकाता हुगली रीजन में आता है। यहाँ पे पूछा है नॉट अ इंडस्ट्रियल, नॉट अ माइनर, माइनर कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे आपके माइनर हैं। हुगली और ये जो बंगाल हुगली है या फिर कोलकाता जो हुगली रीजन है, ये आपका मेजर में आता है। ऐसे ही आपका मुंबई पुणे आता है। ठीक है, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन,
ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है कॉटन के लिए। फिर दूसरा है आपका कोलकाता हुगली, ठीक है, कोलकाता हुगली रीजन, ये फेमस है कोल माइंस के लिए, जो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तीसरा आप नोट करिए अहमदाबाद वडोदरा, ठीक है, अहमदाबाद वडोदरा, जो कि आपका ये टेक्सटाइल के लिए फेमस है। चौथा हो जाएगा आपका ये, अगर आप नीचे आएंगे तो मदुरई, दैट इज़ तमिलनाडु में, मदुरई कोयम्बटूर, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर, ये वाला रीजन हो जाएगा। एंड अच्छा ये पता होना चाहिए कि जो अहमदाबाद वडोदरा है ये डायमंड के लिए भी काफ़ी फेमस है, और अभी एक न्यूज़ में आपका करंट अफेयर्स भी था, दैट वाज सूरत डायमंड बॉर्स, याद अगर आपको आ रहा हो, सूरत डायमंड बॉर्स। तो ये किस किस चीज़ के लिए फेमस है, मतलब किस चीज़ के लिए न्यूज़ में था ये? तो ये न्यूज़ में था, ये लार्जेस्ट वर्किंग स्पेस बना है वर्ल्ड में। पहले इससे पहले यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन हुआ करता था, बट अभी करंटली ये है सूरत डायमंड बॉर्स इन सूरत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि डायमंड की जो पॉलिशिंग है फिर की जाती है वो यहीं पे होती है। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसको कि हम रूर प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर ये जो रीजन है, रूर प्लेट्यू इसलिए बोलते हैं बिकॉज रूर एक प्रोविंस है जर्मनी में, जो कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है। ऐसे ही आपका एक आगरा दिल्ली कालका है, ठीक है, आगरा दिल्ली कालका रीजन है आपका ये एक। एंड एक हो जाएगा आपका साउथ में, ये आपका आंध्र प्रदेश के पास विशाखापट्टनम एंड गुंटूर, विशाखापट्टनम एंड गुंटूर वाला रीजन। एंड लास्ट हो जाएगा आपका ये कोल्लार, ठीक है, फिर कोल्लम, नॉट कोल्लार, कोल्लम। और ये आपका ये जो केरल में क्या पड़ता है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये भी आपका जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो गया, हाइड्रोथर्मल के लिए फेमस है। तो ये टोटल 8 आपके मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, और बाकी माइनर आपको इस एज सच अगर आपको याद है मेजर, तो माइनर आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे भाई, अगर ये मेजर है तो इसके अलावा जितने भी होंगे वो माइनर होंगे, ठीक। अगला है हमारा सियाचिन इन हिमालयाज इज़। तो सियाचिन क्या है? एक ग्लेशियर, एक डैम है, एक नेशनल पार्क है, फिर एक लेक है। तो हम सभी को पता है सियाचिन क्या है, एक ग्लेशियर का नाम है, एक हिमनद है ये। अब ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे लोकेटेड है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, और इसको हमने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चला के यहाँ से पाकिस्तानियों को भगाया था यहाँ से, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो अक्साई चीन रीजन है, जो कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखी है इलीगली, इसी के पास में। और ये जो हैं, ये मैंने आपको, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था हिमालयाज़ की रेंजेस, तो उसमें ट्रांस हिमालय था, और ट्रांस हिमालय की 3 हमारी माउंटेन रेंजेस थी, एक तो काराकोरम, काराकोरम ऑर्डर में बता रहा हूँ ऊपर से नीचे, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, ये 3 रेंजेस पड़ी थी। और इसमें काराकोरम में अगर आपको याद हो, इसमें मैंने आपको कुछ ग्लेशियर पढ़ाए थे, तो सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो एंड बाइफो, ये जो ग्लेशियर्स हैं आपको काराकोरम रेंज में देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद दी सियाचिन। तो यहाँ पे आपकी ये काराकोरम रेंज, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ से अच्छा ये बताइए, हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो कौन से 2 पासेस का हम यूज़ करते हैं? तो एक तो हमारा यहाँ पे रोहतांग पास, और दूसरा बनिहाल पास, सॉरी रोहतांग बोल रहा हूँ, पीर पंजाल पास और बनिहाल पास। रोहतांग तो आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा, ठीक है, रोहतांग हो गया हमारा बारालाचला हो गया, ठीक है। रोहतांग से हमारी कौन सी रिवर निकलती है? रावी निकलती है, और रावी भी हो गई और ब्यास भी हो गई, ठीक है। एंड जो हमारा बारालाचला है उससे कौन सी निकलती है? चेनाब निकलती है, ठीक है। कुल्लू को जो लाहौल स्पीति वैली है से कनेक्ट करता है हमारा रोहतांग, और लाहौल स्पीति से ले जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बारालाचला पास का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पीर पंजाल या फिर बनिहाल पास का यूज़ करते हैं। देन अगर हमें श्रीनगर से गिलगिट जाना है तो हम बुर्जिल पास का यूज़ करते हैं। श्रीनगर से अगर हमें ले जाना है तो यहाँ पे हम जोजिला पास का यूज़ करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज़ वॉन द ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप इन क्रिकेट? तो कितनी बार हमने, यानी इंडिया ने जीता है वर्ल्ड कप को? T20 की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो इनाग्रल T20 का सीज़न हुआ था 2007 में, साउथ अफ्रीका में हुआ था, और इसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, आई थिंक 7 या 5 या 7 रन से हराया था MS धोनी की कैप्टनसी में। तो एक बार हमने जीता ही है। अच्छा इस बार भी होगा आपका, यानी इन द ईयर 2024, ये हर 2 साल में होता है। 2024 में इस बार वेस्ट इंडीज़ एंड USA में होगा। देन 2026 में ये इंडिया एंड श्रीलंका जॉइंटली होस्ट करेंगे इसको। एंड 2028 में इसको होस्ट करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अगर पूछ ले कि ODI वाला वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है हमने, तो 2 बार जीता है, एक तो 1983 में और दूसरा 2011 में। होस्ट कब किया है? 1987, फिर उसके बाद 1997 है ना, 1987, देन 1997,
सॉरी 1997 नहीं 1996, देन उसके बाद 2011 एंड 2023 में। हम 2 बार रनर अप रहे हैं, यानी कि फाइनल्स तक पहुंचे लेकिन जीत नहीं पाए, तो 2023 में एंड 2003 में। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 मेंस का, और विमेंस का हुआ था 1973 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राउंड वॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा राउंड वॉर्म है? राउंड वॉर्म हम जानते हैं किस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं? निमाटोड्स से बिलोंग करते हैं, निमाटोड्स। ठीक है, जिनको कि हम एस्चेलमेंथिस के नाम से भी जानते हैं, एस्चेलमेंथिस। और इनको हम सीडोसिलोमेट्स के नाम से भी जानते हैं, सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स क्या होता है? सीलोम क्या होता है? एक कैविटी होती है बॉडी में। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, तो फॉल्स कैविटी होती है। जैसे कि इससे पहले जो हम फाइलम्स पढ़ते हैं उनमें सब में क्या होता है? ट्रू मतलब कैविटी नहीं होती है। इसके बाद जैसे कि ऑर्थ्रोपोडा हो गया, एनालीडा हो गया, उनमें ट्रू कैविटी होती है, बट इसमें एक फॉल्स कैविटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राउंड वॉर्म है? तो एस्कैरिस ही आपका एक राउंड वॉर्म है। प्लेनेरिया हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, टेनिया हो गया, ये सारे आपके किससे बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं प्लेटी हेलमिंथिस से, प्लेटी हेलमिंथिस, जिनको कि हम और किस नाम से जानते हैं? जिनको कि हम टेप वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, टेप वॉर्म। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जो टेप होता है वो फ्लैट होता है, टेप है ना, तो वो फ्लैट होता है, टेप वॉर्म। और ये सब बिलोंग करते हैं किससे? कैस्टोडा से। ठीक है, कैस्टोडा फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेनिया। प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह का एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? तो इसमें होता है रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन होता है आपका प्लेनेरिया में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए राउंड वॉर्म के बारे में सारी चीज़ें। और राउंड वर्म्स वो होते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में छिप के बैठ जाते हैं और बहुत ही हमें हार्म पहुंचाते हैं, और इसी के खिलाफ इंडिया में एंड इसी से, क्योंकि फाइलेरिया जो बीमारी होती है जिसको हम हाथी का पाँव, यानी कि जिसमें बहुत बड़ा सा हमारा फुट हो जाता है। ठीक है, एथलीट्स फुट डिजीज़ उसको मत कंसिडर करना, एथलीट्स फुट डिजीज़ आपकी फंगस की वजह से होती है, इसमें आपका पैर बहुत जो है मोटा हो जाता है। तो वो फाइलेरिया के कुछ वर्म्स होते हैं, फाइलेरियल वर्म्स उनको बोलते हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है। तो ये राउंड वर्म्स की के फाइलम से बिलोंग करते हैं, और इसके खिलाफ भारत ने उन्मूलन का प्रोग्राम चला रहा है, इसको कंप्लीट इंडिकेशन का चला रखा है। घर घर जाके दवा दी जाएंगी और डीवर्मिंग की जाएगी, यानी को मारा जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि चेक किया जाएगा किसके पेट में कीड़े हैं और उसके बाद किसके, वैसे पेट में तो बोलना नहीं सही रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में छुप के बैठते हैं, तो वो सबको ही दिया जाएगा। ठीक है, सबको ही दिया जाएगा। तो 2027 तक ही हमने टारगेट रखा है इसको इरेडिकेट करने का इंडिया से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोड थ्रू मगध? निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध रूप से भारत की हैं, सॉरी ये हिंदी में थोड़ा सा अलग है, तो कौन सी जो है आपकी नदी मगध से फ्लो होती थी? गंगा एंड कृष्णा, कृष्णा तुंगभद्रा, गंगा एंड सोन, या फिर नर्मदा एंड तापी? तो मगध से अगर बात करें, जो कि एक महाजनपद था, हमें पता है टोटल 16 महाजनपद से किस में मेंशन थे ये, कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में? तो अंगुत्तर जो निकाय था और दीघ निकाय, उसमें ये आपके 16 महाजनपद के बारे में मेंशन था। ये टोटल आपके 16 महाजनपद हैं। अब इसकी आपको पता होनी चाहिए कि कैपिटल क्या है। तो सबसे ईस्टर्न हमारा हुआ करता था अंगा महाजनपद, इसकी कैपिटल चंपा थी। मगध की कैपिटल पहले राजगिरी थी, देन पाटलिपुत्र थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है ये कैपिटल शिफ्ट किसने किया? तो मगध में अगर बात करें तो काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ का रूल रहा। तो एक तो हरिंग, और मगध सबसे पावरफुल था। पावरफुल होने का रीज़न भी है क्योंकि इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जैसे जोग्राफिकल लोकेशन इसका जो बिहार है करंटली, वहाँ पे था। एक तो नदियाँ थीं आसपास, ऊपर से कुछ ऐसा मतलब इस तरह का जोग्राफिकल लोकेशन था कि किसी को अगर अटैक करना है तो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा इनकी कैपिटल पे। प्लस हाथियों की सप्लाई अच्छी खासी थी क्योंकि तराई रीजन में ये बैठे हुए थे। ठीक है, एंड इनके पास जो रिसोर्सेज है जो आयरन बनाने के लिए, बिकॉज हमें पता है आयरन वॉज नॉट नोन टू दी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो बाद में लेटर वैदिक एज में हम देखते हैं कि आयरन हमें मिलता है, और लेटर वैदिक एज तक, उसके बाद तक ही आपका ये आता है 16 महाजनपद। वैदिक एज से ही तो आपके महाजनपद स्टार्ट होते हैं, तो वहीं पे आयरन की डिस्कवरी होती है वैदिक एज में। और आयरन को तो कैसे मिलेगा भाई? आयरन ओर से मिलेगा, और आयरन ओर अगर हम देखें तो कहाँ पे है? यहाँ पे। वैसा तो है नहीं कि वो भाई बहुत पहले की बात थी तो आयरन ओर कहीं और हुआ करती थी। ज्योग्राफी के लिए तो भाई 10-15 हज़ार साल तो बहुत नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स शिफ्ट तो हो नहीं जाएंगे, तो ये रिसोर्स रिच रीजन के पास भी ये थे। तो हरिंका डायनेस्टी का एक रूल था यहाँ पे। फाउंडर कौन था? बिंबिसार था। देन अजात शत्रु था। ठीक है, एंड देन उसके बाद आया बिंबिसार के इसका बेटा अजात शत्रु, और अजात शत्रु के बाद आता है उडाइन। उडाइन ने ही कैपिटल को शिफ्ट किया था फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र। ये बिंबिसार है, इसको बिंदुसार से कंफ्यूज मत करना जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। बिंबिसार ने एक जीवक नाम का एक फिजिशियन सेंट किया था जो उज्जैन के राजा थे, उनको जॉन्डिस हो गया था, उनके लिए भी क्वेश्चन पूछता है किसने सेंड किया था, तो बिंबिसार ने सेंड किया था।
हरिनका डायनेस्टी के बाद रूल होता है आपका शिशुनागा डायनेस्टी का, देन उसके बाद नंदा डायनेस्टी का, एंड देन हमें पता है कि फाउंडर नंदा का महापद्मानंदा था, लास्ट धनानंदा था, जिसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से ये मौर्य वंश की स्थापना करी थी, जो सबसे बड़ा एक हम बोल सकते हैं कि मगध जो किंगडम था उसमें सबसे बड़ी डायनेस्टी ने रूल किया, दैट वाज मौर्य डायनेस्टी। तो ये नदियाँ कौन सी थी? गंगा और उसकी सहायक नदी सोन, बिकॉज गंगा रिवर सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि इस तरह से गंगा है हमारी, ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज सिर्फ 2 ही 3 है प्राइमरली, एक तो हमारी यमुना है, एक सोन है और तीसरी पुनपुन है, ठीक है, यमुना, सोन, पुनपुन। सोन निकलती कहाँ से? अमरकंटक प्लेट्यू से, जहाँ से आपकी नर्मदा रिवर भी निकलती है, ठीक है। और इस सोन की ट्रिब्यूटरी क्या है? सोन की एक ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल नहीं, वो ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी है जो साउथ कोयल है, नॉर्थ कोयल ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की। ये सारे आपको कैपिटल पता होने चाहिए, वत्सी, कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, सुरसेना की मथुरा, और ये हमने याद भी किया था, जैसे कि वी से वज्जी, वी से वैशाली, ठीक है। और जैसे कि जो हमारी ये है, कहाँ गई वो, विराटनगर, तो विराट कोहली, ठीक है, अपनी माता का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं विराटनगर मत्स्य, ठीक है। अगर आप अवंती, उज्जैनी, तो कुछ अगर आप मान लो 16 महाजनपद है, ठीक है, 16 मत याद करिए। अगर आपको 8-10 भी याद हो गई ना, तो भी आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कम इनटू द एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहमानी एम्पायर। ये भी यार रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने बार बार इसको किया है, ठीक है। आई थिंक पिछले 2-3 लेक्चर्स में तो इसको किया ही हम लोगों ने, कि जब देखा था बहमानी एम्पायर जो है, अलाउद्दीन बहमान शाह इसका फाउंडर था, 1346 AD में ये बहमानी एम्पायर बना। फिर बाद में 5 किंगडम से बट गया, छोटे छोटे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदर, बेरार, ठीक है। और बीजापुर, और कौन सा छूट रहा है? अहमदनगर, बीजापुर को, ये 2 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 हो गए हमारे। तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदर और बेरार। गौर ये कोई नहीं डिसइंटीग्रेट हो गए, कोई किंगडम बना था ये, ठीक है। और हमें पता है कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा की फोर्सेस ने कलेक्टिवली 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा लड़ा था, विजयनगर एम्पायर को ख़त्म किया था, जिसको बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी बोलते हैं। अली रामा राय इसमें लीड कर रहे थे फोर्सेस को। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। संगम, सुलुव, तुलुव, और बाद में आती है अराईवीडू। तो अराईवीडू के लास्ट रूलर थे श्रीरंगदा थर्ड, जो बाद में तालीकोटा होने के बाद भी छोटे से रीजन में रूल कर रहे थे, और बाद में उनका भी अंत हो गया, ठीक। और इनका अंत किसने किया? मुगलों ने किया, एक एक करके हमने देखा था, जैसे कि 1686 और 1687 में ये बीजापुर और गोलकोंडा को अपने टेरिटरी में शामिल किया था औरंगजेब ने, ठीक। अगला क्वेश्चन है 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये कमेंट बताइए कि ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसने जो है आपका जो चार मीनार है हैदराबाद में उसको बनवाया था, चार मीनार इन हैदराबाद। एंड किसने जो कैपिटल है वो शिफ्ट करी थी गुलबर्ग से बिदर। जब ये डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था तो गुलबर्ग हुआ करती थी, देन बिदर कैपिटल शिफ्ट किया था, हमने देखा था सुल्तान अहमद शाह वन ने। और चार मीनार बनाई थी कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में, कुली कुतुब शाह, जो कुतुब शाही डायनेस्टी थी उसका फाउंडर था, जो गोलकोंडा में रूल कर रही थी। और इसने जो है कैपिटल को शिफ्ट किया था, ध्यान रखना, गोलकोंडा से बीजापुर से गोलकोंडा। अगर पूछ लेगा किसने कैपिटल शिफ्ट करी थी बीजापुर से गोलकोंडा, तो कुली कुतुब शाह नहीं करी थी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द इकोनॉमी। तो जो G6 होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो भाई गवर्नमेंट जो है कुछ सिक्योरिटीज़ इशू करती है कि ये लो, ठीक है, और हमें पैसा दो। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, क्या ये रिस्क फ्री गिल्टेज इंस्ट्रूमेंट होते हैं? क्या इनमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है? तो बिल्कुल बात सही है ये। क्यों? क्योंकि सोचो कि आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया आपने सिक्योरिटीज़ लेके, तो क्या गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाएगी? आपको लगता है गवर्नमेंट आपके पैसे नहीं लौटाएगी? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। अगर मान लो कि गवर्नमेंट को कुछ तंगी आ गई तो क्या करेगा? उसके हाथ में तो सारी चीज़ें हैं। RBI से बोलेगा भाई करेंसी प्रिंट करो, लोगों को दो, ठीक है। नहीं तो अगर यही हो गया गवर्नमेंट ही नहीं लौटा रही, तो फिर अब वो किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट से भरोसा उठ जाएगा। तो यस, दीज आर रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। और ये G6 के बारे में हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं SLR, जब पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, हम दो तरह के रेशियो पढ़ते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो SLR। तो उसमें देखते हैं SLR में G-SEC, इसमें सिर्फ कैश में पैसा रखना होता है बैंक्स को, इसमें कैश में G-SEC में रख सकते हैं। और कहाँ पढ़ते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन में पढ़ते हैं कि दो तरह के ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, एक तो आउटराइट परचेज होता है,
एक तो आउटराइट परचेज होता है और दूसरा होता है रीपरचेज ऑब्लिगेशन होता है। अब इस रीपरचेज में आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिनको कि कलेक्टिवली हम बोल देते हैं क्या, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। आउटराइट परचेज में क्या होता है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में सेलिंग या बाई करी जाती है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया जा रहा है तो इसका मतलब है पैसा गवर्नमेंट अपने पास ले रही है, यानी कि इकोनॉमी से लोगों के हाथों से पैसा छिन रहा है, वापस आ रहा है, यानी कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो रही है। यानी कि इन्फ्लेशन को अगर काउंटर करना है, मुद्रास्फीति से लड़ना है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना पड़ेगा और इसका उल्टे में बाई में करना पड़ेगा। ठीक है। एंड इसी तरह हमारी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, मैंने आपको बताया होगा टी बिल, ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। 3 टेनर के होते हैं, 3 ड्यूरेशंस के होते हैं। शॉर्ट टर्म होती है यानी 1 साल से कम का टेनर होता है इनका, एक 92 डेज़ और एक 184 डेज़, एंड दूसरी होती है हमारी 91 डेज़, 182 डेज़ एंड आपकी होंगी 364 डेज़। तो ये हमारी 3 टेनर की गवर्नमेंट टी बिल्स होते हैं, जो एक तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही होती हैं। दीज आर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोथ 1 एंड 2 होगा। द शेप ऑफ द बास्केटबॉल, अब यहाँ से आप सोचिए सर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हॉकिश या फिर डियर मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, इसका उल्टा डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी होता है। CRR का रिलेशन विद दी धन गुणक मनी मल्टीप्लायर के साथ कैसा रिलेशन होता है, ये रिवर्स वाला रिलेशन होता है। अच्छा, LAF ये होता है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF क्या होता है, MSF होता है जब हम ओवरनाइट लोन लेते हैं, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, तो अगर MSF ऑप्शन में नहीं होगा तो रेपो रेट ऑप्शन में होगा, देन यू हैव टू टेक रेपो रेट ओवरनाइट लोन में। लेकिन यूजुअली MSF होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए लेता है बैंक्स, किसके पास जाता है, RBI के पास, इसलिए RBI को बैंक ऑफ बैंक्स बोलते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के नाम से जानते हैं। तो MSF में क्या होता है, MSF में आप SLR कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है इसमें चढ़ा सकते हैं, लेकिन रेपो रेट में आप लेते वक्त नहीं चढ़ा सकते हैं। बैंक रेट भी रेपो रेट की तरह ही होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक RBI से लोन लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट इज, बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या होता है, बास्केटबॉल का कोर्ट का आकार सर्कुलर होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, फिर ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे शेप ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट होता है आपका रेक्टेंगुलर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। बास्केटबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, 5 होंगे। 5 बास्केट लाए थे, 6 वॉलीज उसमें रखी थी, यानी 6 वॉलीबॉल में होते हैं। 7 दिन हैंड और नेट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, तो 7 होते हैं प्लेयर्स हैंडबॉल और नेट बॉल में, 9 होते हैं आपके किसमें, 9 होते हैं आपके बेसबॉल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है 18th नंबर, कंसिडरिंग द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है उसको ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान कब आया था, तो भाई हमने कुछ बीच में जो ब्रेक पढ़े हैं 5 ईयर प्लान में, एक तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद पढ़े हैं प्लान हॉलीडे 1966 से लेके 1966 से लेके 69 तक प्लान हॉलीडे चले थे। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं 5th 5 ईयर प्लान, याद करो 1974 से लेके 78 तक ही चला था 5th 5 ईयर प्लान, सिर्फ 4 ईयर तक चला। रीज़न, गवर्नमेंट चेंज हो गई। क्यों, 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए, जिस वर्ड को रिप्लेस कर दिया 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 ने बाय द आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह वर्ड को डाल दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है 78 से लेकर 80 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आता है, और रोलिंग प्लान आता है। इसके बाद क्या आता है, रोलिंग प्लान आता है 2 साल तक। फिर कांग्रेस आती है एंड फिर कांग्रेस 1980 में 6th 5 ईयर प्लान को लॉन्च करती है। तो रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द 6th 5 ईयर प्लान, ये सही है। आफ्टर लिखा होता तो गलत है, आफ्टर 5 ईयर प्लान एंड बिफोर 6th 5 ईयर प्लान। महालनोबिस प्लान, बिल्कुल जो PC महालनोबिस जो प्लान पे बेस्ड था 2nd 5 ईयर प्लान। पहला वाला हैरड डोमर, दूसरा वाला PC महालनोबिस, तीसरा वाला रुद्र एलन मॉडल, चौथा वाला गडगिल फॉर्मूला, पांचवा वाला DP धर मॉडल। ठीक, ये पांचों याद रखना कि इस मॉडल पे बेस्ड थे। अब PC महालनोबिस 29 जून को जन्म दिवस होता है, भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और एक और का ब्रेक आया था जब हमने एनुअल प्लान्स इंट्रोड्यूस किए थे। एनुअल प्लान्स कब इंट्रोड्यूस किए थे, 1990 में ख़त्म हो गया था तुम्हारा, याद करो। ये 1980 में 6वां शुरू हुआ, 85 तक चला, इंदिरा गांधी के टाइम पे 85 तक चला, 85 से 90 तक 7वां चला, और 7वें के बाद 90 में हमारी लंका लग गई थी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। तो 90 से लेकर 92 तक
कोई 5 ईयर प्लान नहीं था। 91 92 में हमने एनुअल प्लान रन करे थे, इसके बाद 8th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था जो कि इंडिकेटिव प्लानिंग पे बेस्ड था। 7th 5 ईयर प्लान जो राजीव गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप में चला था, इसको FWP से याद करते हैं। एक तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, वर्क सिक्योर करना और प्रोडक्टिविटी लेबर्स की इंक्रीज करनी है, यानी कि वर्क से मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है। किसका मुद्दा था? गरीबी हटाना है। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स अप्रोच आया था। 5th 5 ईयर प्लान, पहले 3 5 ईयर प्लान नेहरू, अगले 3 5 ईयर प्लान यानी कि 1 से लेके 3 तक नेहरू की प्राइम मिनिस्टरशिप, चौथा से लेके छठवां तक यानी 1 2 3 नेहरू, 4 5 6 इंदिरा गांधी। ठीक है, यहाँ पे नेहरू इंदिरा गांधी, देन इसके बाद 7वां था राजीव गांधी, देन 8वां था PV नरसिम्हा राव जिनको अभी भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए अनाउंस किया गया है। देन 9th वाला था किसके अंडर में? अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर में था। 10th वाला भी अटल बिहारी वाजपेयी इंट्रोड्यूस किए थे लेकिन मनमोहन सिंह की बाद में एंट्री हो गई। 11th मनमोहन सिंह, 12th 2 साल चला था मनमोहन सिंह 2012 से लेकर 14 तक। आत्मीय सभा कब बनी? ये बनी 1814 में एंड इट वॉज अ प्रिकर्सर ऑफ ब्रह्मो समाज। प्रिकर्सर का मतलब ये है कि यही बाद में एक तरह से ब्रह्मो समाज का रूप लिया। ब्रह्मो सभा पहले नाम था, देन ब्रह्मो समाज नाम पड़ा। इसी को अपोज करने के लिए एक धर्म सभा बनाए थे 1830 में, या 1828 में बनी थी। धर्म सभा बनाए थे राधाकांत देव। ठीक है, कब? 1830 में बनाए थे ये, टू काउंटर दी ब्रह्मो समाज। ठीक है, एंड राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर थे। राजा का टाइटल अकबर सेकंड ने दिया था। मिरातुल अकबर, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, मिरातुल अकबर, ये सब इन्होंने स्टार्ट किया था। ये आइडलिज्म के खिलाफ था कि मूर्ति पूजन नहीं करना है, लेकिन स्वामी विवेकानंद इसके खिलाफ नहीं थे। वो खुद मूर्ति के बैठ के सामने मेडिटेशन किया करते थे। ये पॉलीथीज़म के खिलाफ था कि बहुत ज़्यादा सारे भगवानों की पूजा मत करो, एक भगवान की पूजा करो। पता नहीं एक बहुत सारों में इसको क्या दिक्कत थी। ठीक है, तो एक तो मतलब ये रिफॉर्मिस्ट टाइप मूवमेंट था और ये रिवाइवलिस्ट टाइप मूवमेंट था। तो एक तो पॉलीथीज़म के खिलाफ था और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, भारतीय पुनर्जागरण के पिता। तो पॉलीथीज़म के खिलाफ थे, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, कुलिनिज़म के खिलाफ थे कि छोटे बच्चों की शादियां बड़े बड़े आदमियों से की जाती हैं, बिल्कुल उसके खिलाफ होना भी चाहिए था। सती प्रथा के खिलाफ थे और सती प्रथा इन्हीं के टाइम पे हटी थी 1829 में। विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था। इस ब्रह्मो समाज में बाद में 1839 में जो बनी तत्वबोधिनी सभा बाई देवेंद्रनाथ टैगोर, उसको मर्ज कर दिया गया था। आर्य समाज 1875, बॉम्बे पहले यूनिट, देन लाहौर। तुम्हारे दिमाग में तुम अगर पहली बार देख रहे हो तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है ये। ठीक है, तो अगर तुम पहली बार देख रहे हो, वैसे तो तुम्हें पता, जैसे मैं बोलता हूँ आर्य समाज, तो मेरे दिमाग में 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, पहली यूनिट बॉम्बे, देन लाहौर में शिफ्ट हो गया हेडक्वार्टर। शुद्धि मूवमेंट यानी प्योरिफिकेशन मूवमेंट चलाया गया, जो लोग हिंदू धर्म से किसी और धर्म में चले गए थे। फिर वो बाद में रेस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट में बदल गए। प्रार्थना सत्यार्थ प्रकाश स्टार्ट किए वो। गो बैक टू वेदास, इंडिया फॉर इंडियंस बोला उन्होंने। देन उसके बाद आपको 1873 याद आना चाहिए। ये ज्योतिराव फूले, सत्यशोधक समाज। ठीक है, गार्डनर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वो। सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी नामक किताब लिखी उन्होंने। देन उसके बाद प्रार्थना समाज 1867, किसने बनाया प्रार्थना समाज? आत्माराम पंडुरंग। देन परमहंस मंडली 1849, दादोबा पंडुरंग। ये सारे दिमाग में आपके एकदम चलना चाहिए, पूरा आंख बंद करके एकदम। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन हमारा, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द डैश टू द नीलगिरीज टू द साउथ। पूर्वी घाट दक्षिण में किस नदी से और निगरिस नहीं नीलगिरीज होगा, नीलगिरीज तक फैला हुआ है। तो ये महानदी वैलीज। तो अगर हम बात करें जैसे ये हमारे वेस्टर्न घाट हैं, तो वेस्टर्न घाट शुरू होते हैं गुजरात से। गुजरात, महाराष्ट्र, ये दिया तो ईस्टर्न घाट है लेकिन वेस्टर्न घाट पढ़ रहे हैं अभी। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, मतलब गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो 6 राज्यों में फैला हुआ है पश्चिमी घाट। उसी तरह हमारा जो पूर्वी घाट है वो महानदी के नीचे से लेके पूरा ये भी तमिलनाडु तक आया हुआ है। तमिलनाडु में ही दोनों मिलते हैं। नीलगिरीज में ही दोनों का मिलन होता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का। नीलगिरीज में ही दौड़ा बेटा, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है ना सिर्फ वेस्टर्न घाट की बल्कि पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वो लोकेटेड है। हाईएस्ट पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट्स की? पूरे साउथ इंडिया के अनाईमुडी है। कितनी हाइट है? 2695 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, तो वो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है सर, अनाईमुडी, और वो साउथ इंडिया के भी है पूरी। ईस्टर्न घाट की अगर हाईएस्ट पीक पूछ लेगा दैट इज़ जिंदागाड़ा, या फिर इसको जिंदागाड़ा की जगह अरमाकोंडा भी बोल देते हैं, अरमाकोंडा। ठीक है, अरमाकोंडा। अगर ये 2 ऑप्शन में नहीं होंगे तब आपका ऑप्शन में महेंद्रगिरी होगा, देन यू हैव टू टेक दैट। जिंदागाड़ा की या फिर अरमाकोंडा की हाईएस्ट पीक, मतलब इसकी हाइट की बात करें 1690 मीटर है।
ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ पता भी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस है, वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस है, हाइयर है, ये कॉन्टिन्यूअस है यानी ब्रेक नहीं मिलेंगे, ये ऊंचा है ईस्टर्न घाट से। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो इसको क्रॉस करने के लिए तुम्हें दर्रे बनाने पड़ेंगे, पास बनाने पड़ेंगे। तो कौन से पासेस हैं, याद किए, थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। थाल भोर, भोर का मतलब सुबह होती है, सुबह काम करने के लिए जाते हो तो मुंबई से कहाँ पे, पुणे, और फिर शाम को तुम जाओगे कहाँ, मुंबई से नासिक। क्यों, क्योंकि नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, पाल घाट की अगर बात करें तो ये किसको कनेक्ट करते हैं, अनामलाई को, नीलगिरीज से कनेक्ट करने का काम करती है। नीलगिरीज वही जिसमें कि आपका दौड़ा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है, अनामलाई में अनाई मुडी सिचुएटेड है। ये दौड़ा बेटा जो है आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, अनाई मुडी जो अनामलाई हिल है ये आपको केरल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नल्ला मल्ला हिल हो गई, वेनुकोंडा हो गई, ये नल्ला मल्ला वेनुकोंडा ये सब आपको देखने को मिलेंगे ईस्टर्न घाट में। हम लोगों ने वो ट्रिक भी देखी थी, नल्ला वेनु पाल को ना जा सका तो 5 सिर पाल लिए, तो इस तरह से हमने याद किया था। पलनी हिल हो गई, पलनी, ठीक है, नल्ला मल्ला, वेनुकोंडा, ठीक है, तो 5 पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सब किसमें, ईस्टर्न घाट में आती हैं। जो हमारी अनामलाई हिल्स हैं, कार्डमम हिल्स हैं, कार्डमम हिल्स, वो सब वेस्टर्न घाट में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यूएई, यूएसए, इजिप्ट या फिर यूके। डेजर्ट साइक्लोन पूछा है, यूएई के साथ करी, डेजर्ट्स में ही करी, राजस्थान के डेजर्ट्स में एक्सरसाइज करी, मिलिट्री एक्सरसाइज है। अच्छा, इजिप्ट के साथ जो करते हैं ध्यान रखना वो साइक्लोन एक्सरसाइज होती है। यूएसए के साथ वज्र प्रहार करते हैं, ठीक है, वज्र प्रहार। इसके साथ क्या कौन सी करते हैं, अजय वॉरियर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्सरसाइज के नाम पता होने चाहिए। एंड अब हम देख लेते हैं कुछ जो क्वेश्चन जो आपके अभी झारखंड पीसीएस का पेपर हुआ था तो उसमें पूछे गए। संगम टेक्स्ट तोलका पीएम इज़ अ वर्क ऑन, तो किस पे, एस्ट्रोनॉमी पे नहीं। अच्छा ये बताओ, फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं, ग्रामर पे, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। म्यूजिक पे सबसे ओल्डेस्ट बुक कौन सी है, सामवेद है। मेडिसिन पे चरक संहिता जो चरक ने लिखी थी, ठीक है, चरक संहिता। फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं वराह मीर को, वराह मीर को बोलते हैं। ठीक है, एंड प्रभावती गुप्ता वॉज द रूलर ऑफ, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप क्वेश्चन, अभी तो आंसर की आई नहीं है, अभी तो आई थिंक पता नहीं किस मतलब पेपर भेजा था कल स्टूडेंट ने, आई थिंक या तो कल ही या तो 1-2 दिन में हुआ था, आई थिंक कल संडे था तो शायद संडे को ही हुआ होगा। तो ये कहाँ के, प्रभावती गुप्ता कहाँ की रूलर थी। अब प्रभावती गुप्ता ये गुप्ता डायनेस्टी के रूलर चंद्रगुप्त सेकंड थे, उनकी बेटी थी, जिनका विवाह हुआ था वाकाटाका डायनेस्टी के रूलर रुद्रसेन दी सेकंड के साथ। रुद्रसेन दी सेकंड के साथ इनका विवाह हुआ था, वाकाटाका डायनेस्टी के वो रूलर थे। देन उनकी हो गई थी डेथ तुरंत ही, रुद्रसेन 2 की। तो बाद में प्रभावती गुप्ता ने रूल किया था वाकाटाका डायनेस्टी में। ठीक है, वाका जो टाका डायनेस्टी है वो कुछ यहाँ पे गुजरात के साइड यहाँ पे रूल कर रहा था। ठीक है, तो जब प्रभावती गुप्ता यानी चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर यहाँ पे बैठ गई तो इनके साथ मिल के इन्होंने शाकास को यहाँ से उखाड़ फेंका, गुप्ताज ने। मौखरी डायनेस्टी ये पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्ता एम्पायर खत्म होने के बाद। और हर्षवर्धन हम जानते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर थे, तो उनका रूलिंग स्टार्ट होने से पहले, पुष्यभूति डायनेस्टी आने से पहले, गुप्ता के खत्म होने के बाद मौखरी डायनेस्टी, जिसके कि एक सबसे प्रोमिनेंट रूलर थे, फाउंडर भी थे ईशान वर्मन, ईशान वर्मन, वर्मन 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 ग्रह वर्मन, इस तरह से उनके नाम मौखरी डायनेस्टी के रूलर के हुआ करते थे। शुंगा आप जानते हैं, ये पुष्यमित्र शुंगा फाउंडर थे। बृहद्रथ लास्ट मॉडर्न रूलर को हराया था। बेटा इनका कौन था, अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र किसने लिखी, कालिदास ने। और उन्होंने क्या लिखा, मेघदूतम, ऋतु संहारा और मालविका अग्निमित्र के अलावा उन्होंने एक अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखी। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। तो प्रभावती गुप्ता किस डायनेस्टी के रूल किया इन्होंने, तो वाकाटाका में रूल किया। बेटी ये थी, क्वीन थी गुप्ता डायनेस्टी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। एंड रिवीजन आप करते रहिए, बाकी लाइक वगैरह भी कर दीजिए मन हो तो। बाकी ये PDF आपको लेक्चर की मिल जाएगी कहाँ पे, परमार SSC टेलीग्राम पे। बाकी नोट्स तो आप जानते ही हैं, जो कोर्स है PDF कोर्स पार्ट 3 उसमें आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू।